डीप सीक के लॉन्च होते यूएस के स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू गायब हो गई। और दूसरी तरफ इतने कम पैसे में इन्होंने ओपन एआई के बेस्ट मॉडल तक से बेटर मॉडल इन्होंने अपना निकाल दिया। और ये सब तब हुआ है जब डीप सीक एक साइड प्रोजेक्ट है, एक हेज फंड का। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि डीप सीक ने इतना सब कुछ कैसे किया और ये जो सारा ड्रामा डीप सीक के अगेंस्ट चल रहा है, डीप सीक के साथ चल रहा है, ये क्या है, किस बारे में। सो गाइस, आई एम साहिल यादव, अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड यू आर वाचिंग रिएक्टिव हब। तो यार ये वीडियो ना 3 फेजेस में डिवाइड है। पहले फेज में हम पहले ये समझेंगे कि एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स में क्या फ़र्क होता है। दूसरे फेज में हम समझेंगे कि ये ओपन एआई वर्सेस डीप सीक का क्या सीन है। और तीसरे फेज में हम ये समझेंगे कि एक नॉर्मल से साइड प्रोजेक्ट वाले एआई के लॉन्च से इतना बड़ा मार्केट इम्पैक्ट क्यों पड़ा। तो फेज़ 1 में हम ये समझते हैं कि एक एआई में, एक मशीन लर्निंग मॉडल में और एक डीप लर्निंग मॉडल में फ़र्क क्या होता है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत कोरिलेटेड है, कनेक्टेड है और काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इन दोनों में, इसलिए मैं बस समझा रहा हूँ और इसलिए भी कि आगे वीडियो में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मान लो कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और उसमें आप बहुत सारे ना एल्गोरिदम बना रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग की, डिसीजन मेकिंग की, प्लस माइनस की, कंप्यूटेशन की, बहुत सारी अलग अलग एल्गोरिदम आप इसमें बनाते हैं। इसमें बेसिकली आपका मेन गोल मशीन लर्निंग का ये रहता है कि आप उसको आप डेटा देंगे, वो डेटा से ट्रेन होगा और उसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे कि उस डेटा से जब वो ट्रेन हो गया है तो कितना एक्यूरेटली आंसर कर पा रहा है। ठीक, अब इसी के अंदर डीप लर्निंग भी होता है। डीप लर्निंग में क्या होता है, बेसिकली डीप लर्निंग में आप एल्गोरिदम जो बनाते हैं वो आप बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क की तरह, हमारे ब्रेन में जैसे न्यूरल नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल, बचपन में अगर आप 1 सीढ़ी से नीचे कूदते हैं और फिर आप 5 सीढ़ी से नीचे कूदते हैं तो आपको एक पेन का डिफरेंस मिलता है। आपको एक जो फोर्स आपकी बॉडी पे आके लगता है, आपके लेग्स पे लगता है, आपके जो नीज पे लगता है, वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। उससे आप ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, मैं 5वें सीढ़ी से कूदा तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा, शायद मैं अगर तीसरी या चौथी सीढ़ी से कूदूंगा तो मुझे कम फोर्स लगेगा। अब यही चीज़ जो होती है हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क की तरह कनेक्ट होती है। अब इसी न्यूरल नेटवर्क को आप जब आर्टिफिशियली बिल्ड करते हैं तो इसको आप डीप लर्निंग में करते हैं। अब डीप लर्निंग में बेसिकली पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन का काम होता है, कैसे डिफरेंट पैटर्न्स डिफरेंट आउटपुट्स प्रोवाइड करते हैं। और एक्चुअली में पैटर्न क्या होता है, इनपुट से लेकर आउटपुट के बीच का जो प्रोसेस है, उसमें जो पैटर्न्स बनते हैं नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन्स में, ह्यूमन इंटेलिजेंस में, वही हम रेप्लिकेट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में। अब आप जब ये पैटर्न बना लेते हैं उसके बाद आप मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करते हैं उन पैटर्न्स के बेसिस पे, और फिर आप उसको और रिफ़ाइन करते हो। आप उसको रिफ़ाइन करते हो कैसे, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज़ करके कि भाई अगर ऐसे 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 है इनपुट तो ये आउटपुट होना चाहिए। अगर ये 10 इनपुट के डेटा सेट्स हैं और ये इस तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं या इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका ये आउटपुट आना चाहिए। आप मशीन को ना ट्रेनिंग डेटा देते हो जिसमें आपको भी आंसर पता रहता है, मशीन को भी पता रहता है। बट इसमें क्या होता है, मशीन समझती है कि अच्छा इसका आंसर ये आ रहा है, अच्छा ये ऐसे को रिलेट कर रहा है, इस इनपुट 1 और इनपुट 2 के बीच में ये एक वेटेज है, ये एक कनेक्शन है, ये एक पैटर्न है जिसकी वजह से ये आंसर आ रहा है। उसके बाद जब ये ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन हो जाते हैं उसके बाद उनको दिया जाता है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा में मुझे रिजल्ट पता होगा, डेवलपर को रिजल्ट पता होगा, बट उस एआई मॉडल को नहीं पता होगा। वो वहाँ पे अपना प्रिडिक्शन देगा, वहाँ पे अजम्पशन देगा, वहाँ पे एक आंसर देगा, एक आउटपुट देगा। फिर उस आउटपुट को रियल आउटपुट से मैच किया जाता है और देखा जाता है कि कितना एक्यूरेट है। एक बार जब ये वाला फेज भी आप क्रॉस कर लेते हैं, इस पॉइंट के बाद आप बनाते हैं एआई, आप प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद उस प्रोग्राम को एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ एल्गोरिदम्स देते हैं कि इन्हीं एल्गोरिदम्स पे काम करना है। जैसे चैट जीपीटी है, वो लार्ज लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है। वहीं पे अगर स्टेबल डिफ्यूजन है तो वो फोटो बेस्ड मॉडल है। वहीं पे अगर आप और कोई एआई ले लें जो ऑडियो पे काम करता है तो वो ऑडियो बेस्ड मॉडल है। ऐसे डिफरेंट एआई मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो ये था टोटल डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब समझते हैं कि ओपन एआई डीप सीक पे क्या एलिगेशंस लगा रहा है और क्यों वो सस्टेनेबल है और ऐसा क्या है कि एलिगेशंस इतने बड़े हैं। तो यार शुरू से शुरू करते हैं। डीप सीक अपना एआई मॉडल लॉन्च करता है 21 जनवरी को। अब 21 जनवरी को जब ये मॉडल लॉन्च हुआ, 1-2 दिन में इसकी मार्केट हाइप बनी कि बहुत अच्छा है, इसकी प्रिडिक्शंस अच्छी हैं, इसकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो फिर सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, एंड ओपन एआई वही कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया, तो वो आके बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा मॉडल है एंड इट इज़ रियली गुड, एंड हाँ ऐसा कॉम्पिटिशन देख के दिस इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड ऑल ऑफ दैट। उसी के कुछ टाइम बाद ओपन एआई से स्टेटमेंट आती है कि डीप सीक ने अपना पूरा एआई
हमारे एआई के आउटपुट पे ट्रेन किया है और हमारे पास इसका प्रूफ है। तो यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि चैट जीपीटी ओपन सोर्स नहीं है। अब वो ओपन सोर्स नहीं है तो वो खुद से बोलते हैं कि अगर आपको हमारा एआई यूज़ करके कोई दूसरा एआई ट्रेन करना है तो आप वो नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट अलाउड एज पर आर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ यूसेज। कि अगर आपको हमारा चैट जीपीटी यूज़ करना है आप यूज़ कर लो, आपको हमारे दूसरे O1 मॉडल हैं, O3 मिनी मॉडल हैं, आपको ये मॉडल यूज़ करना है आप यूज़ कर लो, बट आप उनके आउटपुट पे अपना एआई ट्रेन नहीं कर सकते, अपना एक कॉम्पिटिटिंग सर्विस या प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। अब जब ये सब होने लगा तभी और भी सारे पोस्ट्स बाहर आए। अब जैसे रेडिट पे कुछ पोस्ट आए जिसमें लोग पूछ रहे हैं डीप सीक से हु आर यू, व्हाट आर यू मेड ऑफ, हु मेड यू, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर डीप सीक ये दे रहा है, आई एम अ चैट जीपीटी, आई एम मेड बाय ओपन एआई एंड आई एम फ्रॉम डीप सीक। तो ऐसे ऐसे जब आउटपुट्स आने लगे तो लोगों की जो वो शक था और जो एलिगेशंस ओपन एआई ने लगाए वो थोड़े से सस्टेनेबल लगने लगे। अब हालांकि अब के टाइम पे अगर आप पूछेंगे तो वो ऐसा नहीं बोलेगा, बट हाँ उसने स्टार्टिंग में ऐसा बोला था। अब सेकेंड थिंग ये थी कि ओपन एआई ने एक टर्म यूज़ करी डिस्टिलेशन, कि इन्होंने डिस्टिलेशन के प्रोसेस से यूज़ किया। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो 2 कंपनियाँ और दोनों पानी प्रोवाइड करती हैं पीने का। पहली कंपनी का नाम है जेनरिक, सेकंड का नाम है मिनरल। अब जेनरिक कंपनी क्या करती है, वो नॉर्मल पानी लेती है, उसको फिल्टर करती है और आपको सर्व करती है। वो इतने अच्छे से फिल्टर कर देती है कि जो पानी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बॉटल में वो साफ़ होगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं होगी, कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं होगी, वो पीने लायक पानी होगा, वही पानी जो आप 20 रुपये की बॉटल में ले लेते। उसके बाद आती है मिनरल कंपनी। वो क्या करती है, वो जेनरिक वाले से पानी लेती है, उसको और फिल्टर करके आपको बेचती है और वो आपसे ये बोलते हैं कि जेनरिक कंपनी का जो वाटर है वो अच्छा नहीं है, हमारा यूज़ करो, हमारा और प्योरीफाइड है, हमारा और बेटर। यही सेम चीज़ यहाँ पे डीप सीक निकली। अब देखिए चैट जीपीटी इंटरनेट पे जितना भी डेटा है उन सब से ट्रेन हुआ है। जो भी डेटा ओपन एआई को मिला उन्होंने पूरा इंटरनेट का डेटा स्क्रैप किया, उसके बेसिस पे अपना चैट जीपीटी ट्रेन किया और फिर वो अच्छा आउटपुट्स देता है। अब यहाँ पे अगर कोई कंपनी आके उसी अच्छे डेटा को और फिल्टर कर दे तो उनका आउटपुट तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। और यही चीज़ डीप सीक ने करी। अब यहाँ पे हो गई डीप सीक से थोड़ी सी गलती कि उन्होंने जब ये ट्रेन किया, ये फिल्ट्रेशन करी, ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस बोलते हैं इसे, जब ये किया तो उनसे एक चूक हो गई कि उन्होंने ना एक क्लॉज नहीं लगाया कि हमेशा ये बोलना है कि हाँ तुम्हें डीप सीक ने बनाया है, या हमेशा ये बोलना है कि आपको चाइना ने बनाया। उन्होंने ये क्लॉज लगाया नहीं और लोगों ने जब डीप सीक से पूछा कि हु मेड यू और व्हाट आर यू, तो उसके आंसर कुछ ऐसे आए कि आई एम चैट जीपीटी एंड आई एम मेड बाय ओपन एआई। तो जब ये हुआ तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं शक हो गया डीप सीक पे फिर से कि भाई ये इन्होंने तो भाई चोरी करी है, इन्होंने चैट जीपीटी का जो मॉडल है उसी से ट्रेन किया है। एंड कीपिंग इन माइंड कि चाइना की रेपुटेशन हमेशा से कॉपी पेस्ट वाली रही है, स्टार्टिंग से लेके आज तक कॉपी पेस्ट सामान या चाइना का माल, ये सब जो हम बोलते हैं कि नकली सामान, कॉपी सामान चाइना का होता है। तो इस वजह से वो डीप सीक पे और ज़्यादा उंगलियां उठने लगी। अब सेकेंडली यार ये भी समझो कि जो एलिगेशंस ओपन एआई ने डीप सीक पे लगाए हैं या लगाए थे या जो अभी चल रहा है, अभी उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला हमारे पास एक हाँ अच्छे खासे प्रूफ्स हैं कि लाइक हाँ कि हम आपको लीगल बैटल में ले जा सके, और उन्होंने बट अभी लीगली कुछ शुरू नहीं किया, एक्यूज़ किया है। जो एक्यूजिशंस हैं, जो एक्यूजिशन ओपन एआई ने डीप सीक पे लगाए हैं, वही एलिगेशन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया के बड़े बड़े ऑथर्स खुद ओपन एआई पे लगा रहे हैं। क्यों भाई? ओपन एआई ने भी तो यही किया था। ओपन एआई जब अपना चैट जीपीटी का मॉडल यूज़ करा था उन्होंने भी किसी से परमिशन नहीं ली, उन्होंने भी पूरे के पूरे जो वेब पे डेटा था, इंटरनेट वेब पे जो जितना भी डेटा था सारा स्क्रैप किया और उस सारे डेटा से अपना मॉडल ट्रेन किया। अब यहाँ पे कई सारे ऑथर्स के अपनी बुक्स थी, अपनी पोइट्रीज थी, अपनी लिखा हुआ उनका कुछ सामान था, ब्लॉग्स थे। वहीं काफ़ी सारी कंपनी उसका अपना डेटा था, अपनी रिसर्च थी, अपनी एनालिसिस थी। ये सारा का सारा डेटा ओपन एआई ने उठाया, उसके बेसिस पे अपना चैट जीपीटी का मॉडल या फिर अपने अदर मॉडल जो कि O1 है या फिर चैट जीपीटी 4 ओमनी है, ये सारे ट्रेन किए और अपना बता के दिखा दिया। अब आप उससे आंसर पूछते हैं कोई एनालिसिस का, वो एनालिसिस किसी बहुत बड़े स्टॉक फर्म ने अगर करी है, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट फंड ने अगर करी है, मान लीजिए ब्लैक रॉक ने कोई एनालिसिस करी है, कोई प्रॉपर एक रिसर्च करिए किसी स्टॉक से रिलेटेड या प्रॉपर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और वो अगर चैट जीपीटी आपको दे, आपको तो यही लगेगा कि चैट जीपीटी ने रिजल्ट दिया, बट एक्चुअली में वो रिजल्ट कहाँ से आया? वो रिजल्ट चैट जीपीटी ने क्रिएट किया नहीं किया, वो रिजल्ट तो ब्लैक रॉक ने क्रिएट किया ना इन दिस एग्जाम्पल। तो यही चीज़ के एलिगेशंस ओपन एआई पे भी लग रहे हैं, बट ये ओपन एआई के एलिगेशंस उस टाइम पे इतने बड़े क्यों नहीं हुए और वो दबे क्यों रह गए, लाइमलाइट में क्यों नहीं है?
तो उस समय पहली चीज़, ओपन एआई एक अमेरिकन कंपनी थी। अमेरिकन कंपनीज पे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको थोड़ा बहुत तो विश्वास है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि हाँ ये कुछ अपना बना के दे रहे होंगे, वो कॉपी नहीं कर रहे होंगे, तो इस वजह से उन पर कोई शक नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने जिस टाइम पे एआई लॉन्च किया था उस समय मार्केट में कोई अच्छा एआई नहीं था। तो जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो हर कोई बस सरप्राइज था, शॉक्ड था और सब खुश थे। सबको एक पॉजिटिव फीलिंग है कि भाई बढ़िया प्रोडक्ट आया, कुछ मतलब लाइक कुछ तो दुनिया हिला देने वाला काम कर दिया ओपन एआई ने यहाँ पे। अब स्टार्टिंग के टाइम पे उन पे एलिगेशंस लगे नहीं, ओपन एआई बड़ी कंपनी बनती गई और जब तक वो बड़ी कंपनी बनती गई ये छोटे छोटे ऑथर्स के तो क्लेम्स का कुछ इतना लाइमलाइट में आया नहीं। और जब किसी बड़ी कंपनी ने उन पे एलिगेशंस लगाए तब तक ओपन एआई इतना बड़ा बन गया था कि अब उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया था, कि चैट जीपीटी के ऑपरेशंस को रोकना मुश्किल हो गया था और इसी वजह से लाइमलाइट में नहीं है। तीसरा रीज़न ये लाइमलाइट में क्यों नहीं है, छोटे एलिगेशंस लगाए हैं पूरे वर्ल्ड से। उनको अगर आप कंपाउंड करेंगे एक बहुत बड़ा एलिगेशंस, एक वेटेज मिलता है उसको। बट अगर आप छोटे कि हाँ एक इधर से, एक इंडिया से एलिगेशन गया, एक पाकिस्तान से गया, एक श्रीलंका से गया, एक बांग्लादेश से गया, एक मैक्सिको से चला गया, एक कनाडा से चला गया, अलग अलग कंट्रीज से चला गया, एक यूके से चला गया, तो वो एलिगेशंस कंपाउंडेड होके एक साथ नहीं दिखते हैं, वो आप छुपे रह जाते हैं। और वहीं जब डीप सीक ने किया तो ओपन एआई हल्ला काटने लगा। यहाँ तक कि मिस्टर डेविड सैक्स जो कि पेपैल माफिया अगर आपको पता हो तो उसके मेंबर्स है, जो पेपैल को जिन्होंने को फाउंड किया था और आज के टाइम पे वो एक एज अ मिनिस्टर टाइप है इन ट्रम्प्स ऑफिस। उन्होंने भी आगे बोला कि डीप सीक ने हमारा डेटा चोरी किया है और डीप सीक ने चैट जीपीटी का डेटा चोरी किया और हमारे पास सब्सटेंशियल प्रूफ्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप केस क्यों नहीं कर रहे? ना ओपन एआई केस कर रहा है, ना आप केस कर रहे हैं, ना कोई भी लीगल ऑफिस अगेंस्ट नहीं जा रहा है चाइना के डीप सीक के कि नहीं भाई आप यहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, इस सब का कोई केस नहीं लग रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी है और इसीलिए लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि क्या डीप सीक ने सही में चोरी किया है, क्या डीप सीक ने चोरी किया है तो क्या ओपन एआई को उसका कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए या नहीं। Now coming to the third phase of this video, which is the most important thing that happened due to DeepSeek. DeepSeek लॉन्च हुआ 21 जनवरी 2025 को, जो R1 मॉडल है, जो अभी जिसके बारे में बातें चल रही हैं। अब 21 जनवरी को एक चीज़ और हो रही थी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ लेने का दिन था। वो DeepSeek लॉन्च होते ही अमेरिका के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू लूज कर दिया, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में। Not millions, not billions, 1 trillions, and it is more than 1 trillions. I am just rounding off. It is 1.1 some trillions dollars. दूसरी चीज़ यहाँ देखने वाली ये हुई कि उस 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स में से अकेले एनवीडिया ने $530 बिलियन ऑफ मार्केट वैल्यू लूज किया। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि डीप सीक की वजह से सिर्फ अमेरिका का मार्केट क्यों डाउन हुआ, सिर्फ एनवीडिया के स्टॉक्स क्यों डाउन हुए, पूरे वर्ल्ड के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर पे हिट क्यों नहीं पड़ी? अब ये होने का रीज़न एक डोमिनो इफेक्ट है और ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ अक्टूबर 2022 में। अब होता क्या, अक्टूबर 2022 में अमेरिका एक्सपोर्ट रेगुलेशंस अनाउंस करती है। इस एक्सपोर्ट रेगुलेशन में बहुत ज़रूरी चीज़ थी, अमेरिका ने एक बेसिक रेगुलेशन पास करी थी जिसमें कोई भी अमेरिकन कंपनी चाइना को हाई परफॉर्मेंस जीपीयू चिप नहीं देगी। जिन जीपीयूज़ पे एआईज और डेटा सेंटर्स का काम चलता है, वो चिप वो चाइना को एक्सपोर्ट करने से रोक रहे थे। एंड यहीं पे एनवीडिया सबसे बड़ी जीपीयू कंपनी है। अब उस टाइम की जो चिप थी वो थी H100, जो कि सबसे पावरफुल चिप थी टू क्रिएट न्यू एआईज एंड क्रिएट एंड डेवलप एआईज एंड टू बी यूज्ड इन डेटा सेंटर्स। अब भाई अमेरिका ने बेस्ट चिप तो बंद कर दी कि H100 तो हम नहीं जाने देंगे चाइना, तो एनवीडिया ने एक दूसरी चिप निकाली H800। अब यहाँ पे 800 नाम रखा है बट वो उससे कम पावरफुल है H100 से, तो ये कन्फ्यूजन के लिए थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूँ। वो H100 से थोड़ी कम पावरफुल थी कि वो रेगुलेशंस में टिक हो जाए और वो एक्सपोर्ट कर पाए। अगले साल अक्टूबर में नए रेगुलेशंस आए, H800 भी एक्सपोर्ट नहीं करने दिया अब चाइना में। अब होता है क्या, इसी सब में चाइना में एक हेज फंड होता है और हेज फंड ना फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है। अब हेज फंड क्रिप्टो माइनिंग कर सकता है, वो इन्वेस्टिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो उनको ये सब करने के लिए, ट्रेडिंग्स करने के लिए, क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए वो भी अपने कुछ मॉडल्स यूज़ करते हैं, वो भी डेटा एनालिसिस करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए उनको भी जीपीयू चिप चाहिए होती है। अब उनके पास पहले के H100 पड़े हुए थे जो उस टाइम पे आए हुए थे, और दूसरी तरफ उनके पास अब H800 के जो लेस पावरफुल चिप्स थी वो भी आई हुई थी 1 साल की। अब यहाँ पे इन्होंने क्या सोचा कि भाई एज अ साइड प्रोजेक्ट हम ना AI बनाएंगे। क्या ही करना है, 8 घंटे मार्केट खुलती है, बाकी टाइम GPU वगैरह ऐसे ही पड़े रहते हैं।
सैटरडे संडे बंद ही रहते हैं, और कोई पब्लिक हॉलीडे है तो और मार्केट्स बंद रहती हैं। इस टाइम पे हम ये जो GPUs हैं इनका हम यूज़ करेंगे AI को ट्रेन करने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने इसी चिप्स पे, जो चिप्स बेस्ट नहीं है, जो चिप्स सबसे एक्सपेंसिव नहीं है, जो चिप्स को बनाया इसलिए गया था कि चाइना AI में ना आगे निकल पाए, उन्हीं चिप्स से अच्छा AI बना दिया। तो इस वजह से अमेरिका पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जब अमेरिका ने एक्सपोर्ट्स रोके थे उन्होंने स्पेशली बोला था कि हम ये Tier 3 कंट्रीज जिसमें चाइना भी था उनको ये चिप सिर्फ इसीलिए नहीं दे रहे हैं सो डैट कि वो AI का यूज़ करके कोई भी एडवांस मिलिट्री वेपन ना बना पाए जो AI बेस्ड हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता टू अवॉइड एंड टू टैकल विट। तो पहली चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई कि क्यों चाइना के एक AI की वजह से अमेरिका पे इफेक्ट पड़ा। अब अमेरिका में एनवीडिया पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ा? भाई एनवीडिया अभी तक H100 का जो चिप है उसको बेस्ट चिप बना बना के प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर करके बेच रहा था। अब यहाँ पे अगर कोई कंपनी उससे कम पावरफुल चिप में एक AI निकाल देती है जो अभी के बेस्ट AI से बेटर है, तो ऑब्वियसली उससे काफ़ी चीज़ होंगी। पहली चीज़ कि हर किसी को एनवीडिया पे क्वेश्चन करने लगे, भाई अब तक तुम झूठ बोल रहे थे कि इसी पे AI बन सकता है, इसी पे पावरफुल AI बन सकता है, इन्होंने तो H800 पे बना दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे हुई कि लोगों को ये भी समझ में आ गया कि जस्ट बिकॉज हमें अच्छा AI बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें H100 चिप चाहिए। ठीक है, हम एनवीडिया की बात से एग्री करते हैं कि H100 वर्थ इट है अपने हायर प्राइस के लिए, बट भाई अब मैं बजट रेंज में भी अगर H800 लेना चाहूँ और उस पर AI ट्रेन करना चाहूँ तो मैं ट्रेन कर सकता हूँ। तो इस वजह से भी एनवीडिया के स्टॉक्स डाउन हुए। अब तीसरी चीज़ ये हुई कि ये अचीव करने के लिए H800 के पुराने GPU चिप्स, कोई नई GPU चिप्स आ नहीं रहे हैं, उसके बाद भी डीप सीक ने इतना अच्छा AI जब ट्रेन किया तो उन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छे से बताई कि उन्होंने ये सब अचीव किया PTX ऑप्टिमाइजेशन से। तो PTX ऑप्टिमाइजेशन या PTX प्रोग्रामिंग आपको क्या अलाउ करता है? बेसिकली एनवीडिया के GPUs पे चलता है। इसमें क्या होता है, आप जो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी टास्किंग करते हैं उसको और एफिशिएंट बना देता है। साथ के साथ हर एक कोर के हर एक थ्रेड को यूज़ करने के लिए 100% एफिशिएंसी निकालने के लिए PTX ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि PTX प्रोग्रामिंग करने के लिए या PTX ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको GPU की ज़रूरत नहीं है। GPU की ज़रूरत है। अब यहाँ पे लोगों ने PTX ऑप्टिमाइजेशन और PTX प्रोग्रामिंग सुना और उन्हें लगा कि उन्होंने नए तरीके की प्रोग्रामिंग यूज़ करी है जिससे इन्हें GPU की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ट्रेन करने के लिए। भाई ज़रूरत पड़ रही है। PTX ऑप्टिमाइजेशन खुद एनवीडिया ने निकाला है अपने ही कूडा कोर्स के लिए। कूडा कोर्स H100, H800 इन पे मल्टी थ्रेडेड टास्क करने के लिए भाई एनवीडिया ने खुद निकाला। अब लोगों को उस समय ये समझ में नहीं आया और इस वजह से एनवीडिया के स्टॉक्स भी सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुए। जिनको समझ में आया उन्होंने एनवीडिया को अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि भाई PTX ऑप्टिमाइजेशन वो एनवीडिया की ही देन है फॉर देयर ओन कूडा कोर्स जो कि H100 और H800 हैं। अब इन सब के चलते ये जो फाइट थी ना अमेरिका वर्सेस चाइना इन AI रेस, इसके चलते पूरा अमेरिका का स्टॉक मार्केट डाउन है कि चाइना के एक AI ने अमेरिका से बेटर परफॉर्म कर दिया। अब ये डीप सीक ने जब अपना R1 मॉडल लॉन्च किया, ये उसी दिन लॉन्च होता है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शपथ लेनी थी। अब काफ़ी लोगों को ये फैक्ट जो है कि सेम डेट पे लॉन्च हो गया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की शपथ थी, ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने कोई एक अपॉर्चुनिटी ली कंपनी वालों ने और इसलिए लॉन्च कर दिया, या फिर उन्हें लगा कि भाई आज मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, हम अपना भी लॉन्च करते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक अप डाउन होगा, हम तो हेज फंड वाले हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा। चाइना की गवर्नमेंट ने जानबूझ के जो डीप सीक का R1 मॉडल है वो 21 तारीख को लॉन्च करवाया, और वो इसीलिए लॉन्च कराया क्योंकि उन्हें पता था इसका इम्पैक्ट क्या होगा। उन्होंने जानबूझ के कराया कि जिस दिन ट्रंप शपथ लेगा हम उसी दिन लॉन्च करेंगे, बिकॉज अमेरिका और चाइना की कंट्री लेवल पे लड़ाई तो है ही, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक जो फाइट है ना चाइना से वो ज़्यादा थोड़ी सी पर्सनल लगती भी है, तो इस वजह से ये हो सकता है कि इसलिए कराया हो। अब देखो फाइनल पार्ट पे आते हैं कि डीप सीक बेटर है कि ChatGPT। भाई अब अगर आपको ओपन सोर्स AI चाहिए जो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके चला सको, डीप सीक इज़ बेटर। बट अभी ChatGPT ने अपना एक नया मॉडल भी लॉन्च किया है, दैट इज़ O3। पहले जो R1 का कंपैरिजन था जो कि डीप सीक का बेस्ट मॉडल है, वो पहले वाले ChatGPT के बेस्ट मॉडल से, OpenAI के बेस्ट मॉडल से compete हो रहा था, दैट वाज O1। अभी OpenAI ने O3 मिनी लॉन्च किया है विच इज़ ऑलमोस्ट बॉटलनेक टू डीप सीक। अब यहाँ पे मैं डीप सीक के अगेंस्ट हूँ। वेल बेसिक टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो डीप सीक जैसा AI या ChatGPT, ये OpenAI के जो AI मॉडल्स हैं उनको अगर आपको अपने कंप्यूटर पे लोकली चलाना है, वो भी फुल पोटेंशियल पे, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती है, वो है हार्डवेयर रिसोर्सेज। नॉर्मल लैपटॉप्स या नॉर्मल कंप्यूटर्स में उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि आप उनको डाउनलोड करके आप चला लो और आपके लैपटॉप पे कोई फ़र्क भी ना पड़े। अब डीप सीक का ओपन सोर्स है। अब अगर आप डीप सीक का R1 मॉडल लोकली चलाना चाहते हो अपने लैपटॉप पे,
तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 500 GB का तो स्टोरेज ही चाहिए, जो बेस्ट मॉडल ट्रेंड होगा। और उसके बाद भाई वो GPU कितना यूज़ करेगा, वो रैम कितनी चाहिए होगी उसे CPU बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। वो आप नॉर्मल बेसिक लैपटॉप पे तो बिल्कुल नहीं चला सकते। काफ़ी एडवांस लैपटॉप होंगे आप उन पे भी नहीं चला सकते, वो चलेंगे सिर्फ PCs पे। क्यों? पहली चीज़, हार्डवेयर जो लैपटॉप में होता है वो अंडरक्लॉक्ड होता है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ओवरहीट ना करे। वहीं डेस्कटॉप पे फुल स्केल हार्डवेयर यूज़ होता है और उसमें बड़े बड़े फैंस और ये सब होता है, वो ठंडा अच्छा करता है। तो बेसिक रीज़न वो है। और दूसरा ये है कि डीपसीक का अगर आप वेब वर्जन यूज़ करते हो तो भाई डेटा चाइना के पास जा रहा है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो चाइना डेमोक्रेटिक है नहीं, और चाइना की आइडियोलॉजीज़ बहुत डिफरेंट हैं एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम वाले वर्ल्ड से। तो वहाँ पे एक सेफ्टी रीजन्स के चक्कर में डीपसीक का आप ऑनलाइन मॉडल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, इन केस अगर आपके पास बहुत ही पावरफुल पीसी है जिसमें आपका अभी का लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड जो कमर्शियली बिक रहा है 5090 लगा हुआ है 16 GB का, उसके ऊपर i940 इंजन लगा हुआ है, 64 GB रैम है, स्टोरेज भी आपके पास 4 TB NVMe है, उसके बाद वो जो रैम आपकी है वो भी DDR5 है, तो आप डाउनलोड करके आप इजीली चला सकते हो। उसमें आपको कोई डिफरेंस भी नहीं पता लगेगा अपने डेस्कटॉप में, आपका डेस्कटॉप हीट भी नहीं होगा इतना। बाकी जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अ ट्यूटोरियल आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल डीपसीक लोकली ऑन योर डेस्कटॉप एंड हाउ यू कैन यूज इट विदाउट एनी इंटरनेट एंड ऑल ऑफ दैट। तो भाई इन सब का ओवरऑल इम्पैक्ट जो पड़ा है वो प्राइसिंग कंट्रोल तो हुई है। OpenAI का अभी नया मॉडल आया है O3 मिनी, तो डीपसीक का R1 मॉडल और O3 मिनी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ जगहों पे कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में OpenAI का O3 मिनी मॉडल डीपसीक के R1 मॉडल से बेटर है। जो उन फील्ड की कंपनियां हैं, जो उस फील्ड की रिसर्चर्स हैं, जो उस फील्ड के स्टार्टअप्स हैं, जो उसी फील्ड में अपना डेटा वो करवाना चाहते हैं, एनालाइज करवाना चाहते हैं, रीड करवाना चाहते हैं, प्रोसेस करवाना चाहते हैं, वहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है कि भाई उन्हें सस्ते में बेटर ऑप्शन मिल रहा है। नहीं तो पहले वाले प्राइस डिफरेंस में तो भाई $200 और $20 वाला फ़र्क था, ऑलमोस्ट 27 टाइम्स का फ़र्क आ रहा था। एग्जैक्ट मैंने चेक किया था आउटपुट टोकन्स का। और अब के टाइम पे वो काफ़ी कम हो गया है कि वो वहाँ पे $0.2 ले रहे हैं और यहाँ पे $1.15 ले रहे हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट टोकन्स। तो वो बहुत अच्छा हो गया है कि ठीक है, थोड़े से बेटर के लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, अच्छा है। ओवरऑल इनकी फाइट से इनका तो कुछ इतना फ़ायदा हुआ नहीं, लॉस जिनका हुआ उनका हुआ। तो यहाँ पे मेन फ़ायदा किसका हुआ भाई? छोटी कंपनीज और छोटे रिसर्चर्स का। उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं और इनकी फाइट के चक्कर में ChatGPT ने बेटर मॉडल कम रेट पे निकाल लिया है, तो भाई वही हुआ। एंड इस वीडियो के बाद मैं एक ट्यूटोरियल निकालूंगा 1 या 2 दिन में इस वीडियो के, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि डीपसीक का R1 मॉडल आप लोकली लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आई नो वो ख़राब है लैपटॉप के लिए, बट वो मैं ट्यूटोरियल के लिए ही बना रहा हूँ, उसके बाद मैं उसे अनइंस्टॉल एंड रिमूव कर दूंगा। बट हाँ, अगर आपको वो इंस्टॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो डैट कि जब मैं वो ट्यूटोरियल निकालूँ 1-2 दिन बाद तो वो वीडियो आपको मिल जाए टाइम पे। अंटिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।